बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का आज मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। दहशतगर्दी हार्डकोर टेररिज्म जो है वो सर उठा चुका है मुल्क में। ये नहीं कि सर उठा रहा है, वो सर उठा चुका है जी। और ये मेरा ख्याल है कई सालों के बाद शायद इसके अंदर दहशतगर्दी की नज़र है पूरा मुल्क। हार्डकोर टेररिज्म, बाकी जो सोशल अनरेस्ट है वो अपनी जगह है, और जो माशी दहशतगर्दी है वो अपनी जगह है। और ये जो वाक़यात हैं बल्लू के बाद, ये दूसरा वाक़या जो अभी तक जारी है, जिसकी हमें अभी तक जो भी सरकारी तौर पे हमें बताया जा रहा है, तो वो तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और पॉलिटिकल टर्मोइल भी तीन चार बातें मैं कहता रहा हूँ हमेशा, और मैं भी कहता हूँ कि वो रियासत की हमारी एज अ पाकिस्तानी हमारी तरजीह होनी चाहिए इस वक्त। और दिल से सारे अपने मामलात को एक तरफ रख के कि टेररिज्म और फॉरेन पॉलिसी और मईशत और पॉलिटिकल टर्मोइल और माशी दहशतगर्दी, ये जो दहशतगर्द हैं इनको फंडिंग पैसे जो हैं, ये आपका ख्याल है सिर्फ इनको ये कह देना कि गैर मुल्की फंडिंग हो रही? नहीं, मुल्क के अंदर से भी पैसा जनरेट होता है, बंदरगाहों से, बाकी जगहों से स्मगलिंग होती है, पहुंचते हैं वेपन्स पहुंचते हैं उन तक। तो ये सारा एक नेटवर्क है, और इसको कई सालों से 9/11 के बाद से मैं कवर कर रहा हूँ। मैं मतलब इसको एक हवाई बात यहाँ नहीं कर रहा, और बड़े संजीदा लोगों से माजी में गुफ्तगू होती रही। अभी तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त ये कौन मामला देख रहा है, कौन से वज़ीर हैं, कौन से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो तो हमें पता चले। कोई हुकूमती वज़रा में से मैंने आज बात करने की कोशिश की उनसे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, लेकिन वो ज़ाहिर अफसरदा, सारा मुल्क ही अफसरदा है। तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा, ये अब इसमें ज़ाहिर है र्यूमर्स भी फैल रही हैं, गलत ख़बरें भी आ रही हैं, सही भी आ रही हैं, वो आगे पीछे सारा। तो इस वक्त ये है कि बहरहाल ऑपरेशन एक जारी है, और उसमें जो है वो मतलब वो दहशतगर्द जो हैं वो काफ़ी देर से, कई घंटों से वो उन्होंने यरगमाल बनाए हुए। तो बस अल्लाह करे कि ये बच्चे औरतें जो भी हैं अंदर बेगुनाह, वो सारे हॉस्टेजेस जो हैं वो रिहा हो जाएं। और अब जाहिर है पता नहीं सुसाइड बॉम्बर हैं उसमें क्या है, इसकी तो अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो ये देखते हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये है कि बहुत बढ़ गया ये हार्डकोर टेररिज्म, और इसको अगर प्रायोरिटी नंबर 1 पे ना लाया गया फौरी तौर पे, तो बाकी सारी फरोई मामला आते हैं। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो ये होगा, तो उसने ये बयान दे दिया, तो उसने ये कह दिया, तो मतलब ये सिस्टम चलेगा जी, वो वज़ीर आज़म अगला ये होगा, तो वो ये सारा सब के पीछे पैसा है, पैसा बनाया जा रहा है। बस मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाह रहा। ये प्रायोरिटी के इशूज़ हैं, और फॉरेन पॉलिसी आपकी जो दुनिया के हालात हैं, तो सोशल अनरेस्ट जो नीचे फैल रहा है लोगों के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, इसके ऊपर फोकस दें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे काबू ना पाया जा सके। बड़ी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आप यानी आराम से इन पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन यह है कि वो इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि भाई क्या ये दहशतगर्दी इशू है सबसे बड़ा, या ये है कि बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। ये अल्लाह करे खैरियत से ये जो हॉस्टेजेस हैं ये रिहा हों। इसमें औरतें बच्ची हैं बहुत बड़ी तादाद में। ये जो ग्रुप्स हैं उस तरफ से इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और ये फिर इनके पास पैसा और असला कहाँ से आ रहा है, और फुली ट्रेंड है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये ऐसे ये प्रॉपर, जो बनू में भी हुआ था, प्रॉपर ट्रेंड लोग थे, और ये अभी भी ट्रेंड है। इनको इंटेलिजेंस भी यकीनन मिल रही है, इनको वेपन्स भी मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, और कहीं से आ रहा होगा पैसा, 100% में हराम का पैसा, करप्शन का पैसा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। ये खुद कर रहे होंगे कहीं से स्मगलिंग, या इनको कहीं से सुपरविजन होगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारा ये चौक करें ना चारों तरफ से, दहशतगर्दी बंद हो जाएगी, और ये कमी होगी उसमें बहुत, जैसे पहले होता रहा है। तो अल्लाह करे खैरियत से ये बच्चे और औरतें और जो भी जवान हैं वहाँ पे, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, बाकी शहरी हैं, इसमें सब खैरियत से वापस आए हैं रमज़ान के अंदर। ये बहुत ही अफसोसनाक पहले अशरा जो जिस तरह गुजर रहा है, बहुत दुख है इस पर। दुआएं कि खैरियत से सारा ठीक हो। ये
इस वक्त जो है ये सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें सऊदी अरेबिया पे हैं। और सऊदी अरेबिया में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कल पहुंच गए थे रात को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, और उनके साथ जो है वो एंड्री यरमक उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर थे। अब दो अलग पैरेलल मुलाकातें हो रही हैं, यानी दो अलग हैं, इनको बिल्कुल सेपरेट रखें। एक मुलाकात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं उनकी अपने वक्त के साथ हुई है वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान, शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से। और ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से इनकी मुलाकात हुई है आज से 2 हफ्ते पहले। ये जब रशिया और अमेरिका के डेलीगेशन सऊदी अरेबिया में ही मिले थे, सर्जाई लेवरोव आए थे जब, और जब मार्को रूबियो आए थे और ये सारे, तो उसके बाद ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरेबिया आना था और इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रशिया और अमेरिका मिले तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ये वहाँ आए हैं इनकी, और उस वक्त मैंने कहा था क्योंकि जो MBS हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान, वो एक ज़माने में ना, आज से चंद साल पहले तक ये बड़ी बात होती थी कि जो ये जो हुक्मरान फैमिलीज़ हैं कतर की, UAE की और सऊदी अरेबिया की, बाकी जो होंगी, इनकी जनरेशन नेक्स्ट पता नहीं मतलब कैसी होगी कितनी, वो ये अब जो जनरेशन नेक्स्ट है ये बहुत इन्होंने ज़बरदस्त अपनी जगह बनाई है। यानी उसमें सऊदी अरेबिया की आप देख लें अगली क़यादत जो आई है, और जो आप UAE की देख लें जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनकी डिप्लोमेसी बहुत कमाल की है, इनको पता भी बहुत ज़्यादा है ये आगे। और इसी तरह से आप कतर में देख लें, बाकी जगहों में देख लें। अब जो MBS हैं या जो MBZ हैं या बाकी लोग हैं, तो ये या कतर है इवन बाकी, आप ये देखें कि इन्होंने पूरा सऊदी अरेबिया जो है इस वक्त वो पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मरकज़ सऊदी अरेबिया बना हुआ है। सऊदी अरेबिया बनता है, फिर UAE बनता है, फिर कभी टर्की बनता है, कभी जो है वो आपका कतर बनता है। कतर भी इस वक्त बना हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात करूं कि वो एक तो मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की की MBZ से, उस मुलाकात वो बस अलामती सी थी कि ज़ेलेंस्की ने आके उनसे सलाम दुआ की, उसके बाद स्टेटमेंट आई है और उसमें कहा है ज़ेलेंस्की ने कि सऊदी अरेबिया और यूक्रेन के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे ज़ेलेंस्की को दूसरी अहम तरीन मुलाकात से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी जो मुलाकात है वो जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, और NSA जो माइक वॉल्श हैं, उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। एक तो वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से, और फिर उसके बाद वो उन वफूद का हिस्सा बन गए हैं जो वफूद यूक्रेन से आए हुए हैं। यानी यूक्रेन के जो चीफ ऑफ स्टाफ, यानी आप समझ लें कि जो MBZ के साथ मुलाकात है उसमें वो नहीं है, उनके जो MBZ के साथ उनकी टीम्स थी। ये जो मार्को रूबियो और ये बाकी, अच्छा ये जद्दा में ही है सारे, तो जद्दा में ही है, लेकिन अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, उधर से तो जो मुलाकात हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की, तो वहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। अगर उस तस्वीर को हम देखें गौर से, जो तस्वीर जारी हुई है सऊदी अरेबिया से, तो एक तो शुरू में जो है वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो फैसल बिन फरहान है वो सामने मौजूद हैं, और उनके साथ जो हैं वो मुसाद बिन मोहम्मद अल एबान जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अच्छा, यहाँ 2 लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी यहाँ पे मार्को रूबियो है और साथ उनके जो हैं वो माइक वॉल्श हैं, यानी NSA हैं। तीसरी कुर्सी खाली है, स्टीव वित्कॉफ किधर है, उससे बात करते हैं। अभी स्टीव वित्कॉफ ने भी तो होना था दरमियान में, वो नहीं है। उधर से 3 लोग हैं, यानी उधर से जो हैं वो जो एंड्री उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एंड्री सबिया बैठे हुए सेकंड हमें सीट पे नज़र आ रहे हैं, और फर्स्ट सीट पे जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं उनके एंड्री यरमक, ठीक है, ये लोग हमें उस तरफ से नज़र आ रहे हैं, और तीसरे उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये 2 शख्सियत जो दरमियान में मेज़बान मुल्क है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा कि जब रशिया के डेलीगेशन की मुलाकातें हो रही थी तो इसी तरह से वो 2 शख्सियत मेज़बान थे, लेकिन बाद में ये 1-on-1 मुलाकातों के लिए दरमियान में से उठ के चले गए, तो फिर ये 2 डेलीगेशन, लेकिन इसमें जो है वो स्टीव वित्कॉफ नहीं है।
अच्छा वो क्यों नहीं, उसको मैं अभी बताता हूँ स्टीव विटकॉफ क्यों नहीं इस मुलाकात में है। लेकिन उससे पहले जो है ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने 3-4 बातें बड़ी क्लियर कर दी ये इस मुलाकात के शुरू होने से पहले सेक्रेटरी स्टेट ने। उन्होंने एक बात तो ये क्लियर की कि भाई ये तो यूक्रेन को कंसेशंस देने पड़ेंगे, यूक्रेन को कंसेशंस देने पड़ेंगे, अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मिनरल डील्स जो हैं वो शायद इसी हफ्ते उन पे दस्तखत हो जाए, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डील्स पे। अच्छा कंसेशंस देने पड़ेंगे, कुछ तो बातें पहले हो चुकी ना, यानी यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, ये तो तय हो गया। दूसरा ये भी तय हो गया कि वो इलाके जो हैं वापस नहीं आएंगे, यानी क्रीमिया और डोनेत्स्क के इलाके और बाकी सारे इलाके जो हैं वो। और तेज़ी के साथ जो है आज इन्होंने मॉस्को पे क्लेम किया कि हमने मिज़ाइल दागा है, मॉस्को ने कहा है कि हम पे मिज़ाइल, मॉस्को ने भी तस्दीक की है कि मिज़ाइल इन्होंने दागे हैं, लेकिन उसके नतीजे में अब उसका नतीजा ये होगा कि वो जवाबी वहाँ से जो है वो तेज़ी के साथ अटैक्स शुरू हो गए मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा जो कर्स्क का इलाका है, वो कर्स्क का इलाका वो है जो कि रशिया का इलाका है, जिसको जहाँ पे ये दाखिल हो गए थे यूक्रेन के फ़ौज के लोग, और उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है रशियन आर्मी ने। और दूसरा जो मसला है वो ये है कि जो ईस्टर्न जो अगर हम इस पर बात करें तो ईस्ट की जो साइड है तो वहाँ से भी तेज़ी के साथ जो है वो रशियन फ़ौज आगे जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न जो है वो बहुत बड़ा है, पैदा हो गया है कंसर्न, और वो कंसर्न जो है वो ये है कि ये मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त इस मरहले पे भी ये इस कदर ज़्यादा जो ये बात हो रही है कि फ़ौज लड़ रही है और अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे और ये सारा हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब अभी इस वक्त ज़रा थोड़ा सा ठंडा मामला करें। और वो कह रहे हैं जी कर्स्क के इलाके पे, ये वहाँ के सोर्सेज कह रहे हैं कि जो कर्स्क का इलाका है वहाँ से, वहाँ जो ट्रैप हो गए हैं जो 10,000 के करीब यूक्रेन की फ़ौज है, उसका वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और उसका निकलना वहाँ से वो बयान कर रहे हैं कि इसलिए ज़रूरी हो गया है कि वहाँ पर सिर्फ यूक्रेन के लोग नहीं हैं बल्कि बाकी मुल्कों के फ़ौजी भी या लोग भी जो पहुँचे हुए हैं। और ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग, ये ध्यान में रखें कि मैं यहाँ पे 8 कुछ अर्से पहले की 8 स्लाइड कोट कर रहा हूँ यूरो मैदान। वॉलंटियर्स फ्रॉम 7 कंट्रीज एनलिस्ट इन यूक्रेनियन फोर्सेस टू फाइट रशियन ट्रूप्स। अब ये जब गए थे 70 मुल्कों के, तो उस वक्त बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने बिल्कुल जंग शुरू होते ही ये कहा था 9th कि ज़ेलेंस्की सेज के 16,000 फॉरेनर्स हैव वॉलंटियर टू फाइट फॉर यूक्रेन अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। अच्छा ये फॉरेनर्स जो थे ये कौन थे? ये मार्च 2022 में इन्होंने जंग शुरू होते ही कहा था कि 22,000, अब इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते कई हज़ार हो चुकी है। ये 16,000 तो उस वक्त मार्च 2022 में इन्होंने कहा 16,000 है। ये 16,000 नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा है, ये 16,000 से बहुत ज़्यादा है। अब मसला ये है कि इनमें से कोई भी अगर हत्थे लग गया रशियंस के, और इसमें वो जो रशियंस हैं या उनके जो टेलीग्राम चैनल्स पे या उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप, उनसे आप पूछें तो वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें फ़ौजी हैं दूसरे मुल्कों के, इसमें दूसरे मुल्कों के फ़ौजी हैं, यानी कुछ रिटायर्ड फ़ौजी हैं जो कि ज़ाहिर उन मुल्कों की मर्ज़ी से आए हुए हैं, और कुछ इसमें ट्रेनर्स हैं दूसरे मुल्कों के, यूक्रेनियन नहीं, दूसरे मुल्कों के नेटो। अब अगर ये यूक्रेन की सरहद पे यहाँ पर ये जो घेरे में ले लिए इन्होंने कर्स्क के इलाके में, यहाँ पे अगर दूसरे मुल्कों के लोग पकड़े जाते हैं, यानी वो नेटो के मुल्कों के लोग होते हैं, और नेटो कह रहा हम तो फौज नहीं उतारेंगे, बूट्स ऑफ ग्राउंड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये 17,000, ये 17 मुल्कों के वॉलंटियर कौन थे जो उस वक्त आए थे? ठीक है ना। और बाकायदा उस वक्त सबको याद होगा वो बहुत हुआ था, चलो चलो यूक्रेन, चलो 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 लड़ो मरो, ये इस तरह की कंपेन शुरू हो गई थी, और बड़े फ़ख्री अंदाज में लोग जो हैं वो यूक्रेन पहुँच रहे थे बंदूकें उठा उठा के। अब मसला ये है कि वो घेरे में आ रहे हैं, तो ये या तो यूक्रेन के लोग हों तो वो तो सरेंडर कर देंगे, लेकिन जो सरेंडर करके जो लड़ रहे हैं वो निकलना चाह रहे हैं किसी तरह, स्केप यूक्रेन आए, यूक्रेन से पोलैंड निकल जाएं या किसी और तरफ निकल जाएं, ये वो लोग हैं बकौल रशिया के जो दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे लड़ने। और ये बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल क्रिएट होगी, बड़ी एम्बैरेसिंग, अगर उसमें कोई मिलिट्री ट्रेनर्स निकलते हैं किसी और मुल्क के, यूरोप के किसी मुल्क के मिलिट्री ट्रेनर्स निकलते हैं या उनके कंपेटेंट्स निकलते हैं, पता चला कि वो वहाँ पे मौजूद थे और वो लड़ रहे थे आगे आगे, और वो उनको रशिया ने चारों तरफ से घिरा हुआ है,
तो ये जो घुमसान की लड़ाई हो रही है ना, जिसमें रशिया को मार रहे हैं, वो जवाब भी आगे से अटैक्स हो रहे हैं, और ये इसमें तेज़ी आ गई है पिछले 24-48 घंटों में। उसकी वजह ये है कि उन्होंने हर हाल में निकलना है, मतलब उन्होंने हर हाल में निकलना है। इवन उन्होंने मारना भी नहीं अपने आप को, मतलब मारेंगे भी तो वो उनकी लाशें तो पहचानी जाएंगी ना कि ये दूसरे मुल्कों के लोग थे, तो उन्होंने हर हाल में निकलना है वहाँ से। तो ये एक बड़ी सिचुएशन, ये वो बकौल रशिया के, ये जो रशिया क्लेम कर रहा है वो ये कर रहा है, और अमेरिकन सोर्सेज भी क्लेम कर रहे हैं कि इसमें देखते हैं कोई नेटो के लोग हैं या नहीं है, और अगर अमेरिकन को निकला है तो बाइडेन भेजे होंगे, तो वो बड़ी एक अजीब सी सूरत, उसको रशिया पकड़ लेगा और वो हैंड ओवर करेगा। तो ये अभी तक एक सूरत हाल जो वहाँ फटा अभी तेज़ हो गया है ना, उसके पीछे ये मामला भी हैं कि वो कौन से लोग हैं जो वहाँ पे लड़ रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान तो अब ये मामला है कि ये अच्छा फिर मिनरल्स जो हैं उसके ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं। ये है यूक्रेन शील्ड के नाम से। यूक्रेन शील्ड एक बहुत बड़ी, ये इसके बारे में बयान ही होता है कि ये शायद जो इसके जो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वेस हैं, कई सालों से इसके ऊपर बड़े पेपर्स आए हैं, बहुत इस पर लिखा गया है, बहुत जो है इसके ऊपर। मैं अगर ये 4 दिखाऊँ ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूक्रेन, तो ये जो है इसके मुताबिक जो है, ये अगर देखा जाए तो यूक्रेन शील्ड कहलाती है, यूक्रेनियन शील्ड। और ये यूक्रेनियन शील्ड एक बहुत बड़ी एक चट्टान है, लार्जेस्ट होली यूरोपियन नेशन एंड कंटेन्स ये 2022 की जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये इट होल्ड्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन कोर, टाइटेनियम कोल, और 25% वॉल्यूम इनका ब्लैक सॉइल का। ये 3 अरब साल पुरानी चट्टानें हैं, 3 बिलियन ईयर्स इनकी जो एज है। ये जो यूक्रेन में जो मौजूद बयान हो रहा है, ये मैं अगर दिखाऊं, और मैं कोट यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर हम दिखा सकें डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक जियोलॉजी का चैप्टर 5, अगर हम यूक्रेन शील्ड अगर हम दिखा सकें, 3rd स्लाइड है ये। तो ये 97 में जो सर्वे हुआ था, तो उसमें ये था कि यूक्रेन शील्ड जो है ये लॉन्ग कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है इनकी, और ये 3 बिलियन साल, 3 बिलियन ईयर्स। अच्छा, ये और उसके टेक्टोनिक स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते रहे। उसके बाद ये जाहिर है कि ऊपर नीचे इसके लेयर्स होती गई, बेसन ऊपर नीचे होता गया, बेसन ऊपर नीचे होते गए, और इसमें जो है वो ये जो है इसमें बहुत सारी, तो ये 97 से, यानी यहाँ पर अमेरिकन्स ने यहाँ सर्वे करके रखे हुए हैं, और ये वो वक्त है जब आप समझेंगे सोवियत यूनियन टूटा था और यहाँ तक अमेरिकन्स की बहुत रसाई हो गई थी, मुख्तलिफ मुल्क जो हैं आज़ाद हो रहे थे, फटे पड़े हुए थे। 97 की में अमेरिकन्स यहाँ पे पूरा यहाँ का एक सर्वे करके चले गए थे कि कौन से इलाके में कितने मिनरल्स हैं, क्या है, कैसे हो सकता है क्या। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर हम ये देखें यहाँ पे अभी करंटली, तो ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये अच्छा, ये जो चट्टानें है ना, ये जो यूक्रेन शील्ड है, ये बहुत कई माइल्स तक फैली हुई है। ये कोई एक चट्टान नहीं है, ये पूरा एक चट्टानों का सिलसिला है पूरा। और इसमें अगर हम सेकंड देखें तो इसमें यहाँ पे यूरेनियम है, लिथियम है, मैंगनीज़ है, ग्रेफाइट है। ये हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे, ये 3 फरवरी की जो का जो सर्वे है वो हमें ये बता रहा है। तो ये अब इशू ये सारा कि ये यहाँ पर मिनरल्स साइन हो जाएंगे, मिनरल्स की डील साइन हो जाएगी, और उसके ऊपर जो है वो यूक्रेन के अंदर माहौल ऐसा है कि एक वहाँ पे दुख भी है, जाहिर है उनका, कि उनके पास एक प्रॉब्लम, दुख भी है उनको, और लेकिन ये कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा यूक्रेन की, क्योंकि मुल्कों की क़यादतें जब गलत वक्त पे गलत फ़ैसले कर रही होती हैं तो फिर कौमें उन फैसलों को भुगतती हैं। और यकीनन आज यूक्रेन के लोग जो हैं वो मारे भी जा रहे हैं और अपनी क़यादत के गलत फ़ैसलों की वजह से, और वो सफ़र भी कर रहे हैं लोग। और ये अब जितनी जल्दी सीज़ फायर हो, लेकिन सीज़ फायर का फौरी तौर पे कोई इरादा नहीं है पुतिन का, ये सरेंडर करेंगे तो उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे, या ये कि इंटेलिजेंस शेयरिंग शायद इनको लिमिटेड शुरू कर दी जाए या बाकी को बात हो जाए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। असल जो बात है वो ये है कि इनको जो क़यादत थी, वो क़यादत का जो फ़ैसला था ज़ेलेंस्की का कि मैं बिल्कुल यहाँ पूरा यूरोप खड़ा हो जाएगा और अमेरिका आ जाएगा और ये है और वो है और जो भी आगे 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 सारा जाके, तो आखिर में ये आज इनका
तकरीबन आप यूँ समझें कि एक तरह से बस वो खुदा हाफिज़ वाला। अच्छा, रुसलान स्टेफन चक हैं, ये हैं रुस्तान स्टेफन चक, ये पार्लियामेंट के सदर हैं, यूक्रेन की पार्लियामेंट के ये सदर हैं, ये आप समझ लें कि स्पीकर हैं, इनको चेयरमैन भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नामों से इनको पुकारा जाता है। तो ये यूक्रेन की पार्लियामेंट के को ये हेड करते हैं रुस्लान स्टेफन चक। और रुस्लान स्टेफन चक जो हैं ये उनकी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के स्पीकर या चेयरमैन या सदर पार्लियामेंट के ये ज़ेलेंस्की के इस्तीफ़े की सूरत में अबूरी सदारत संभाल लेंगे। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 112, यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 ये कहता है कि ज़ेलेंस्की के इस्तीफ़े की सूरत में फौरी तौर पे जो स्पीकर पार्लियामेंट हैं वो अबूरी सदर का उहदा संभाल लेंगे और 90 दिन में इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से जो बात हुई है वो ये कि मिनरल डील से आगे बात अमेरिका चाह रहा है, यानी मिनरल डील्स से मसला हल नहीं होगा, सिर्फ वो ज़ेलेंस्की। और ज़ाहिर है कि जो ज़ेलेंस्की को लाया गया था जिस मकसद के लिए, वो मकसद तो वही था ना, यूरो मैदान के अंदर जो पूरा का पूरा खड़ा हुआ था, एक वहाँ पे तहरीक खड़ी हुई थी और उसके नतीजे में जो वहाँ पे रिजीम चेंज किया गया था विक्टोरिया न्यूलैंड। तो अब ये है कि वो पूरा का पूरा ये ओबामा और बाइडेन दौर के जो सारे, अब ओबामा दौर से शुरू हो रहा है ना, एक किस्सा ओबामा दौर से शुरू हो रहा है, यानी 2007-8 से शुरू हो रहा है। तो वहाँ से उसके बाद से पूरा अरब स्प्रिंग और उसके बाद ये जो भी कुछ हुआ अफ़गानिस्तान में और ये सीरिया में और आगे, ये सारा का सारा ये पॉलिसियाँ रिवर्स हो रही हैं और जो लोग मुलविस थे उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है और जिन्होंने जंगें छेड़ी फॉर एवर वॉर्स। तो अब ये है कि ये सीज़ फायर जल्द होना चाहिए, मिनरल्स के ऊपर वो एग्रीमेंट हो जाए, सारा कुछ। स्टीव वित्कोफ कहाँ हैं, उस पर आ जाते हैं। स्टीव वित्कोफ जो हैं वो मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं और वो आज इजलास में नहीं थे। स्टीव वित्कोफ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका इस वक्त। स्टीव वित्कोफ का मैं बाज़ दफ़ा हैरत होती है कि ये ट्रंप टीम के अंदर ऐसे अच्छे और इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसमें एक स्टीव वित्कोफ हैं, ये यूक्रेन की जंगबंदी में भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं, यानी ये जो गज़ा सीज़ फायर में ये जो है ये आज रात को ये पहुँच जाएंगे दोहा, और दोहा में इनकी मुलाकात जो है वो ये उन मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएंगे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके लिए वो इसराइल से मुसाद तो नहीं, शिनबेत के जो मिस्टर एम हैं, मिस्टर एम एक साहब है, बस उनका नाम अभी छोड़ दो, और वो भी मिस्टर एम कह रहे हैं तो हम भी मिस्टर एम कह लेते हैं। तो मिस्टर एम जो इसराइल का डेलीगेशन, ना उसके मुसाद के सरबराह हैं उसमें, ना उसमें कोई वज़ीर हैं, ना उसमें कोई मुशीर है नेतन्याहू के, शिनबेत के मिस्टर एम को बुलाया हुआ है उन्होंने खासुल खास। अच्छा, मिस्टर एम को बुला के बिठाया हुआ है, मिस्टर एम को जो है वो बिठाया हुआ है अमेरिका ने कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और वहाँ पे जो है वो ये अरब प्लान जो है इसके ऊपर आगे पीछे बात हो रही है। और एडम बॉलर के ऊपर तो काफ़ी गुस्सा किया था कल इसराइल ने। असल बात यह है कि ये जो प्लान है अरब प्लान, ये मुतबादिल एक प्लान सामने आ गया है। आसान नहीं होगा लेकिन रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इस रास्ता यही है कि मुसल्लह गिरोह जो है वो हमास के लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि कंसेशंस देंगे इसमें, वो भी पीछे हटे हैं ना इस बात से कि हम हुक्मरानी में शामिल नहीं होंगे। अरब प्लान में यही है कि हमास भी नहीं होगी और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो भी नहीं होगी इस शक्ल में। आगे जाके ऐसे लोग जिनमें सब मुतफिक होंगे वो गज़ा को संभालेंगे। और आज जो रमज़ान है, लेकिन ये है कि आज भी जो सेंट्रल गज़ा है, जो कॉरिडोर है, वहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक की है और वहाँ पर 4 फ़लस्तीनी आज शहीद कर दिए हैं। लेकिन यह है कि हमास को और फ़लस्तीनियों को इस बात का इल्म है अच्छी तरह कि ये जो है इस वक्त वो चूँकि बिल्कुल एक शिकस्त खा चुका है इसराइल। शिकस्त क्या खा चुका है, 2 रियासती हल की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये शिकस्त फतह, ये तो बस इसको वायलेंस ख़त्म हो और आगे बढ़े, इससे ये बात हो रही है ना इस वक्त। उधर से हुतीज़ ने एक दिया हुआ है मुस्तकिल, आज उनका दूसरा दिन है कि अगर ये सीज़ फायर के ऊपर कि अब अगर सीज़ फायर की दोबारा, लेकिन आज भी उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, उसकी मैं वजह बताता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि अगर गज़ा, कल जब गज़ा में शांति हुई थी तो हुतीज़ ने कहा था कि हम इसराइल को हिट करेंगे, अगर इसराइल ने सीज़ फायर तोड़ा तो हम हिट करेंगे इसराइल को दोबारा और बड़ी शिद्दत के साथ हिट करेंगे, और इस वक्त कोई अरब मुल्क रोकेगा नहीं दरमियान में,
वो नहीं है कि हुती ने मिसाइल फायर किए तो जॉर्डन रोकेगा, कोई और रोकेगा। इस वक्त सीधा हम इसराइल को हिट करेंगे। और लेकिन ये है कि अच्छा वहाँ से हिजबुल्लाह की जो प्रॉपर सीज़ फायर है उसको रहना चाहिए, इसराइल लेबनान सीज़ फायर अपनी जगह इंटैक्ट है। लेकिन हुतीज़ का आज उन्होंने फिर ये बात की कि हम इस हिट करेंगे, 2 दिन रह गए, 2 दिन हैं हमारे, 4 दिन हमने दिए थे, 2 दिन रह गए। लेकिन वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा कॉज है कि इस वक्त एक पीसफुल प्लान के ऊपर आगे बढ़ा जाए। और इसमें बड़ी हिकअप्स आएंगी, इसमें सेटलमेंट्स का मसला होगा, कुछ इधर से नरमी दिखानी होगी, उधर से दिखानी होगी, आगे पीछे से। लेकिन असल बात यह कि वायलेंस ख़त्म हो, हॉस्टेजेस रहा हो, ठीक है। और बकौल एडम बॉलर के उधर भी हॉस्टेजेस हैं, वो प्रिजनर्स नहीं है। ये उन्होंने अमेरिकन ने कहा है ना, जो इसराइल बहुत शोर कर रहा है कि उन्होंने लफ्ज़ हॉस्टेजेस क्यों इस्तेमाल किया। उसकी कोई तो सरकारी तरदीद वगैरह नहीं, उन्होंने कहा ऐसे ही वो इंटरव्यू दे रहे थे तो बस ठीक है, कह दिया हॉस्टेजेस, ठीक है ना, बस आगे चलो। अच्छा, अब उसमें इशू ये है, तो ये स्टीव वित्कॉफ का है। स्टीव वित्कॉफ जो है ये पहुंचेंगे कतर, और कतर से ये कतर में मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे, जिसमें हमास से पहली बात हो चुकी है अलग से। स्टीव वित्कॉफ ने कहा कि वो बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन बात आगे ना बढ़ना भी तो एक खबर होती है ना, कि कुछ तो बात हुई ना। फिर वो गज़ा के अंदर भी गए थे, वो हमास से भी मिले अलग से छुपके। वो नेतन्याहू को बाद में पता चला है, एक चीज़ पुकार जा रही है वहाँ पे कि भाई ये क्या सारे मामला हुए, नेतन्याहू को फेंक के साइड पे, और ये हमास के साथ डायरेक्ट, क्योंकि गारंटीज हमास ने देनी है ना। और ये ना हो कि बाद में इजिप्ट का हमें नहीं पता, ये तो हमास ने कुछ और कहा था वो। तो अब सबको बिठा के अमेरिकन ने एक बात अलग कर ली है कि भाई आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये पूरा ये प्लान है। उसके बाद उधर से जो है वो ये प्लान है। लेकिन फिर स्टीव वित्कॉफ जो है ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, और उसमें गालिबन ये होगा कि वही जो मैंने बात की थी कि ये शायद पास ओवर के दिनों तक ये एक्सटेंड हो जाए सीज़ फायर, कुछ यरगमाली छोड़ दिए जाएँ, जिसमें वो जो एडन अलेक्जेंडर हैं जो अमेरिकन हैं, 5 अमेरिकन हैं, जिसमें से 4 की बाकियात हैं, 1 ज़िंदा है, उनको छोड़ दिया जाए, और कुछ और होस्टेजेस रहा हों, और कंप्लीट सीज़ फायर, और यहाँ से गज़ा से फ़ौज निकले, इसराइल की फ़ौज का विड्रॉल हो। अच्छा, और इसके ऊपर फिर मामला आके, क्योंकि इसके बाद 19 तक अगर ये सीज़ फायर एक्सटेंड होती है, तो फिर उसके बाद जो है 19 अप्रैल के बाद जो है ये मामला आगे बढ़ने हैं 2 रियासती हल की तरफ। तो बड़ा एक कंसर्न। लेकिन स्टीव वित्कॉफ कहाँ है? फिर उसी बात, कतर के बाद स्टीव वित्कॉफ जा रहे हैं मॉस्को, और मॉस्को में उनकी मुलाकात जुमेरात के दिन गालिबन होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन से, स्टीव वित्कॉफ की। और स्टीव वित्कॉफ की पुतिन से, अब ना क्रेमलिन ने इनकार किया है ना इकरार किया इस बात पे, लेकिन क्रेमलिन में उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हो रही है, और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान मुलाकात करवा दी जाए, और मुलाकात का वेन्यू गालिबन सऊदी अरेबिया रखा जाए। और इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान मुलाकात की कोशिश भी तेज हो गई है, चाइना के शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान। लेकिन शी जिनपिंग गालिबन ये देख रहे हैं कि पहले ये क्या सारा मामला होता है, और उनके जो शोगो वहाँ पे जो गए थे, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं पहले, और उनके इंटेलिजेंस को कवर करते हैं, वो सारा ब्रीफ करके पूरा चाइना में रह के उनके शी जिनपिंग से मुलाकात करके भी वापस लौटें। एक एक बात चाइना को रशिया ऑन बोर्ड ले रहा है, अमेरिका को भी पता है कि वो, ताकि कोई गलतफहमी ना हो, ताकि ये ना हो कि, लेकिन इस दौरान तो ये मुलाकातों की कोशिश हो रही है। लेकिन इस दौरान एक और तारीखी आज एक तारीखी वाकया हुआ है। तारीखी कुछ वाकयात होते हैं ना जो आदमी कहता है रोज की खबर है, एक तारीखी वाकया आज हुआ है। ब्रेक के बाद सब डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी आज मुश्तरका इजलास हुआ है, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकेंगे? मैं बिल्कुल नहीं जानता जी। मुझे तो इस वक्त ये जो ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला है ना, ये बहुत ही तशवीशनाक है। इसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें 426 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के 132 एहलकार भी थे, उनके ऊपर ये अटैक हुआ, रोकने की कोशिश की, फायरिंग हुई, और फिर चारों तरफ से घेरा, और वो अभी तक फायरिंग जारी है। और इसमें जो है वो ज़ाहिर इमरजेंसी है, और वो ड्राइवर अमजद यासीन, जो उसकी तस्वीरें आ रही हैं, वो शहीद हो गए हैं। तो ये बहरहाल ये है कि ये सिक्योरिटी हार्ड को टेररिज्म, इसको सारी चीज़ें एक तरफ रखें ना, कुछ बुनियादी चीज़ों पे इस वक्त जो है ना ये देखना पड़ेगा, बहुत बुनियादी चीज़ें
इकॉनमी, सिक्योरिटी, हार्डकोर टेररिज्म से इकॉनमी ख़राब होगी, सोशल भाई बाकी सारी फ़रोई बातें, सारी फजूल बातें हैं जो यानी ये बातें होंगी तो फिर आगे कोई बात चलेगी मुल्क में। लेकिन ये जो है इस पर तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। औरतें, बच्चे और वो जिस तरह ब्लास्ट हुआ है ट्रेन पे, बहरहाल देखते हैं कि क्या हतमी तौर पे क्या चीज़ सामने आती है। जो एक साहब हैं उनसे ज़रा उनका ज़रा ज़िक्र खैर करते हैं। उनका नाम है मज़लूम अब्दी। ये मज़लूम अब्दी जो हैं उनके ये कहलाते मज़लूम अब्दी हैं। वैसे इनका नाम जो है फ़रहाद शाहीन अब्दी है। अच्छा, ये जो है ये 57 साल इनकी एज है और ये जो है ये अब्दुल्ला गुलान, वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो कि वो जो इमरी जजीरे में कैद हैं PKK वाले जी। और जिनको कीनिया से गिरफ़्तार किया गया था। अच्छा, कीनिया से उनको गिरफ़्तार किया था 1999 में और वो कीनिया के एयरपोर्ट पे, नैरोबी एयरपोर्ट पे जा रहे थे यूनान के सफारत खाने से निकल के, तो रास्ते में उनको उठा लिया था टर्किश काम ने और CIA ने भी उसमें मदद की थी। इनको उठा के जो है वो हवाले कर दिया था टर्की के। अच्छा, ये जो है ये यानी ग्रीक एम्बेसी से जा रहे थे। अब यूनान और तुर्की के ताल्लुकात, कशीदगी उनमें एक तारीखी है, लेकिन अब ज़रा बेहतरी आ रही है जो बहुत ज़रूरी है, ताल्लुकात बेहतर हो इन मुल्कों के। लेकिन उस वक्त ये था कि अब्दुल्ला गुलान जो हैं ये यूरोप में गए हुए थे और यूरोप में ये रशिया और उसके बाद इटली और ये सारे मुल्क करके दोबारा इनको, चूँकि टर्की बहुत सख्ती से पीछे लगा हुआ था कि हमारे वाले किया जाए, तो वो उसके बाद ये कीनिया उतरे और कई मुल्कों ने इनकार कर दिया था जहाज़ इनका लैंड ना हो। ये उतरे और यहाँ से 1999 में ये उसके बाद थे कहते हैं। इन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल धारे में शामिल हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तहलील कर दी है अपनी जमात, अब्दुल्ला गुलान जो हैं उन्होंने, और जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं रजब तय्यिप एर्दोगान, उनकी जो एक कोशिश थी अमन की कि ये अमन कायम हो, तो वो कोशिश जो है वो कामयाब हुई, उन्होंने हथियार डाल दी। अच्छा, जब ये जा रहे थे ना अब्दुल्ला गुलान जब यूरोप 1999 में, तो यूरोप में इनके जाने से पहले इनका एक और दोस्त वहाँ पहुँच गया था। वो करीबी दोस्त इनका, वो इनसे उम्र में कम, ये तो मेरे ख्याल से 75-76 साल के हैं, लेकिन इनका जो दोस्त था वो वहाँ पहुँच गया था और उसका नाम ये वो मज़लूम अब्दी। अच्छा, मज़लूम अब्दी यूरोप में थे और मज़लूम अब्दी जो है वो 97 में निकल गए थे। 97 में यूरोप में थे, ये 99 में गिरफ़्तार हुए थे। 4 महीने बाहर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये 98 में निकले थे। तो 1 साल पहले इनके दोस्त जो हैं वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पहुँच के इन्होंने अब्दुल्ला गुलान के सारा अरेंजमेंट वगैरह किया था। पुराने PKK के ये जो मज़लूम अब्दी हैं ये जो हैं ये सिविल इंजीनियर हैं और अब्दुल्ला गुलान के बड़े पुराने साथी। फिर उसके बाद ये 2003 में वापस आए यूरोप से, और 2003 में वापस आए और फिर उसके बाद सीरिया में और बाकी जगहों पे ये जो है ये PKK की इन्होंने कार्रवाइयों में ये शामिल हो गए। और फिर उसके बाद सीरिया में हम ये बात करते रहे कि सीरिया में 2 कुर्द यानी 2 नेशनल आर्मीज बनी हुई थी ना, एक SNF बनी हुई थी और एक SDF बनी हुई थी। जो SDF थी जो PKK के साथ थी और जिसको अमेरिकन सपोर्ट करते रहे, उसके ये कमांडर इन चीफ, यानी जिसको अमेरिकन सपोर्ट करते रहे और ये कहते रहे कि वो दाइश से लड़ रही है और ये और लारा लप्पा और तुम्हें जो है वो अलग कुर्दिस्तान बना के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे और सारा। तो ये जो है ये उसके कमांडर थे, मेन उसके हेड थे। अब जनाब जो तारीख़ी वाक़या हुआ है ये वो SDF है जो मैं बताऊँ जो नॉर्थ ईस्ट में, जो सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स भी हैं और बड़ा जो जहाँ पे SDF के लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ अमेरिकन ट्रूप्स भी थे उनकी प्रेजेंस के लिए और सारा के जी, और उनको सपोर्ट भी थी और इन पर इसराइल ने भी नज़र रखी हुई थी कि अच्छा जी इनको हम लड़वाएंगे आपस में। उनकी जनाब अहमद शरा से मुलाकात हो गई है और ये एक तारीख़ी वाक़या है। उन्होंने अहमद शरा से मुलाकात की और पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है सीरिया के अंदर। ये मैं कहता हूँ जो जिन लोगों ने भी शाम को सीरिया को कवर किया ना इन दिनों में, ये पिछले 10, 12, 15 सालों में, सीरिया का ऐसा हाल हो गया था। एक तो दाइश का फ्रीत वहाँ जन्म ले लिया था इन्होंने, और सीरिया ऐसा हो गया था कि ये एक कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि एक जगह ऐसे पहुँचे तो ऐसे पत्थर ऐसे करके रखे हुए, तो मैंने इसके बाद तो ये इराक शुरू होता है, तो पत्थर हटाया उन्होंने कहा कौन सा इराक, मतलब ऐसे सरहदों को ऐसे ख़त्म कर रहे थे लोग कि आप परेशान हो रहे थे कि ये क्या, इतनी दहशतगर्दी वहाँ पे हुई है सीरिया में। और ये जो है ये अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि इन्होंने
ये अहमद शरा के साथ, अच्छा अहमद शरा के साथ जो पेपर साइनिंग हुई है ना, जो तकरीब हुई है जिसमें इन्होंने तहलील कर ली है, वो मुआहदा बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें यह है कि ये मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी एसडीएफ जो है वो तहलील हो गई, हथियार भी फेंक दिए और वो इनका हिस्सा बन जाएंगे, यानी सीरिया की जो मरकज़ी फोर्स है उसका वो हिस्सा बन जाएंगे। इसी दौरान अहमद शरा ने कहा है कि वो जो अलावाइज के खिलाफ कत्ले आम हुआ है, जो उसमें हमारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग निकले, उनकी भी सख्त अकाउंटेबिलिटी होगी। और साथ ही एक और बयान आया है कि इसराइल की मूवमेंट्स को हम देख रहे हैं। अच्छा, इसराइल ने कहा है कि जी वो हमें अलावाइट्स मदद के लिए पुकारे। उन्होंने कहा अभी हम देख रहे हैं अलावाइट्स के खिलाफ अगर हमारे फोर्सेस ने भी कार्रवाई की है, कानून तोड़ा है, तो हम उनको भी यहाँ पे सजाएं देंगे, ये अहमद शरा ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि एसडीएफ से सुलह हो गई, तो पीकेके उधर भी गई, यानी उधर भी वो सियासी धारा में शामिल हो गई, यहाँ भी सियासी धारा में शामिल हो गई, सीरिया में भी। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड है, ये क्यों शामिल हुए भाई, क्या दबाव था, क्या था? वो इसलिए हुए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 2019 में 18-19 में ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने बाहर निकलना है सीरिया से। और जब सीरिया से उन्होंने, जैसे ही उन्होंने कहा ना कि सीरिया से मैंने बाहर निकलना है, तो एक हंगामा जो उस वक्त की डीप स्टेट थी, उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि ये जो है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि सीरिया के अंदर जो एसडीएफ के जो रहनुमा हैं वो ये करें वो करें। और उसके बाद कुछ दिन पहले ये जो जिन्होंने अहमद शरा से इन्होंने हाथ मिलाया है, और बहुत, मैं कहता हूँ इतना अच्छा हुआ है कि उन्होंने ख़ुद को सियासी धारा में शामिल किया। ये जो मजलूम आबदी हैं, इन्होंने चंद रोज़ पहले गार्डियन में ये एक इंटरव्यू दिया कि 14 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, कुर्दिश जनरल अर्जेस ट्रम्प टू लीव यूएस ट्रूप्स इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये 9 जनवरी को इन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि वहाँ पे वरना इस्लामिक स्टेट की दोबारा दाइश आगे आ जाएगी। लेकिन फिर ट्रंप की तरफ से और अमेरिकन की तरफ से मैसेज गया कि नहीं, हम विड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे हम फौज नहीं रखेंगे, आप मुआहदा करें। ये साइलेंट इनको मैसेज कन्वे हुआ है। और बाकी लोगों की तरफ से अरब ममालिक भी तो बड़े एक्टिव है ना इस काम में कि खाना जंगी दोबारा ना शुरू हो। तो टर्की तो बहुत इन्वॉल्व है, कतर भी है, सऊदी अरेबिया, यूएई सब चाह रहे हैं कि पीस आए यहाँ पे, और ईरान भी चाह रहा है, सब सुकून खाना जंगी। तो ये एक बहुत, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी खबर है कि सीरिया में, टर्की के बाद सीरिया में भी उनका इलाक हो गया। अब ये मैं बताऊँ कि क्यों हुआ। 2019 में क्या हुआ था, 18-19 में ट्रंप ने कहा कि मैंने इनको फौजें बाहर निकालनी है। उसके ऊपर वहाँ की जो डीप स्टेट और वहाँ के लोग थे, उन्होंने ये क्या किया, उस ज़माने का वॉशिंगटन पोस्ट 15 स्लाइड 2019 का, ट्रम्प्स बिट्रेयल ऑफ कुर्द्स इज सिकनिंग टू यूएस सोल्जर्स। अच्छा, यानी उन्होंने ट्रंप के खिलाफ ऐसे उनका मीडिया खड़ा हुआ है और ये बिट्रेयल है कुर्दों का, निकालने की बात कर रहे हो, ये फरोख्त कर दिया हमें। उसके बाद न्यूयॉर्कर उस जमाने का, अमेरिकन अबैंडनमेंट ऑफ सीरिया, मतलब ऐसे जैसे कि गद्दारी पता नहीं क्या कर दिया भाई। ट्रंप कह रहा है कि फौजें वापस बुला लो जनाब, पूरे मजमून। फिर गार्डियन 2019 17वीं स्लाइड, यूएस टू लेट टर्की फोर्सेस मूव इनटू सीरिया डंपिंग कुर्दिश अलाइज। ओहो हो। अच्छा, यहां तक मामला खराब हुआ कि उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस थे मैटिस, वो जेम्स मैटिस रिजाइन कर गए। उन्होंने कहा हीरो बनने का बेस्ट टाइम है। वो सारी जिनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी जो जिनको पढ़ना है भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। ये 23rd जेम्स मैटिस रेजिग्नेशन ट्रिगर्ड बाय फोन कॉल बिटवीन ट्रंप एंड एर्दोगन। उन्होंने कहा जिस बात में इस्तीफा देता हूँ, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड्स हैं ये बहुत हैं कि टर्की के हवाले कर दिए। CNN क्या कह रहे हो उस जमाने में, क्रेमलिन नाइदर कंफर्म नहीं। अच्छा, यहाँ पर रुक जाएं। अब बात सारी ये है कि ये जो है ये यहाँ पर उन्होंने इतनी खप डाली, आप यकीन करें इतनी खप डाली। उस वक्त उनका मीडिया उठा के देखें 2019 का, जेम्स मैटिस फौजी बिट्रेयल हो गया, मर गए, रुल गए। वो ट्रंप ने इस वक्त कहा है कि भाई एक मिनट, ये हमारी जंग नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है और यहाँ से हमने फ़ौजें वापस बुलवानी है। और ये मैसेज यकीनन कन्वे हुआ अरब ममालिक को भी, टर्की को भी, और बड़े अच्छे अंदाज में। ये नहीं कि अमेरिकन ने कह दिया हम डम कर दिया तो उधर से अहमद शरा ने चढ़ाई कर दी, ऐसा नहीं हुआ। ये मिले हैं, ये मिल के बैठे हैं, ये भाई हैं, ये हम ख्याल। फ़र्क है, ये ज़ाहिर है थोड़े से ये माजी में नुसरा फ्रंट वगैरह में रहे हैं, वो ज़रा सेकुलर ख्यालात के हैं, लेकिन सीरिया सबका है।
और इसमें अलावाइज के खिलाफ जो भी किसी ने किया है अहमद शरा कह रहे हैं, और दुनिया इंतजार कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं अहमद शरा से कि वो अगर अलावाइज के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ हुआ है तो अपनी सिक्योरिटी को, उन्होंने कह दिया मैं सजाएं दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई ना। SDF जो है वो आके मिल गई अहमद शरा के साथ। ये SNF और SDF थी ना जो बशारुल असद के खिलाफ थी दो। तो अब यह है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। उधर से ये यूक्रेन की जंग के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। तीसरा ये है कि ये जो गज़ा प्लान है अरब ममालिक का, कुछ लोग कुछ दो, ये सारा कर करा के इससे हमें आगे निकलना है, इससे हमें आगे निकलना है। और ये जो गज़ा के अंदर जो भी कुछ हो रहा है और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, इसका एक मुस्तकिल हल का वक्त आ गया है। और उसके साथ ही प्यूटिन से मिलने जा रहे हैं स्टीव विटकॉफ, यकीनन वहाँ पर। अच्छा, जब भी बात हो रही है ना, अच्छा ये ध्यान में रखें, हूतीज़ की तो मैंने बात कर ली ना, आज कल और अभी चंद दिन ईरान, चाइना, रशिया की एक्सरसाइजेज जारी हैं, यहाँ पर मशकें हो रही हैं, मशकें नहीं ख़त्म हुई। और अगर हम यहाँ दिखा सकें, नेशनल की जो UAE का बड़ा अखबार है, तो उनकी अगर स्लाइड हम दिखा सकें हमारी मीडिया, या इसको छोड़ दें, बहरहाल ये है कि उनकी तरफ से बात हुई है कि रशिया, चाइना, ईरान की फ़ौजी मशकें जारी हैं खलीज ओमान पे। टाइमिंग देखें आप ज़रा, टाइमिंग देखें, और वो मुस्तकिल जा रही हैं। इधर ये अमेरिकन बैठे हुए हैं, इधर वो बैठे हुए हैं, उधर वो मशकें कर रहे हैं, इधर ये बैठे हुए हैं। क्या ज़बरदस्त आप देखें। ये हमारे अल्लाह करे कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, और ये हो जाएगी ख़त्म, लेकिन ये है कि इसको बड़े मनोज़ प्रायोरिटी नंबर वन मुल्क की इस्तेकाम को रखें। बाकी चीज़ें सारे ये सियासत और सीटें और ये सब होता रहेगा, इस वक्त इन चीज़ों को फोकियत दें। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, हमेशा से कर रहे हैं, अभी भी कर सकते हैं कि इन चीज़ों को फोकियत दें जी। और वहाँ से ये जो हॉस्टेजेस हैं, ये अल्लाह करे खैरियत से वहाँ से वापस आए जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।